यस मैम। यस मैम। आवाज सभी तक पहुंच रही है? यस मैम। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम। हिस्टोरिकल गुड आफ्टरनून पर्सपेक्टिव्स इन मैम। गुड आफ्टरनून दर्शिका, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन की क्लास में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटेशंस का दौर जारी है और अब लगभग समापन की ओर है। कल दर्शिका की प्रेजेंटेशन चल रही थी मुदालियर कमीशन। दर्शिका, आज यस आप मैम। उसी कमीशन को कंटिन्यू करेंगी। यस मैम। आप तैयार हैं? यस मैम। ठीक है, क्लास इज ऑल योर्स, ओवर टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कल आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। कल जो भी हमने मुदालियर आयोग पे चर्चा की थी, आज हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की थी। मुदालियर आयोग में मुदालियर शिक्षा क्या, सॉरी, माध्यमिक शिक्षा क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी, जिसको हमने कार्ड्स वी गुड को कोट किया था, जिन्होंने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 12 से 17 वर्ष की होती, जो किशोरों में सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक इस तरह के परिवर्तन को लाने का प्रयास करती है। यही माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। इसी क्रम में हमने विषय सूची देखी थी। विषय सूची में बिंदुओं को अब हम आगे जो हिस्टोरिकल उसका देखा था, मतलब कि ऐतिहासिक जो था वो सब देख चुके थे। इसके बाद में आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बारे में भी समझ चुके थे, सदस्यों के भी। अब हम आगे देखते हैं कि आयोग के उद्देश्य और कार्य, ये हम चर्चा कर चुके थे। अब इन्हीं उद्देश्यों और कार्यों को विभाजित करते हुए, समझते हुए हम आगे आगे हम आयोग को समझेंगे कि आयोग क्या नई चीज़ें लेकर आया था। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि आयोग ने जो भी कार्य और उद्देश्य दिए थे वो किस बेस पर दिए थे, हम ये भी देख लेते पहले। आयोग ने अपने उद्देश्य और कार्य जो पूरे भारत के जितने भी प्रांत थे उन्हीं सभी प्रांतों को का निरीक्षण किया, समझा, और इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया। पहली विधि थी प्रश्नावली और दूसरी साक्षात्कार विधि। इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए पूरे भारत में भ्रमण किया और अध्ययन किया। और ये जो प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि, यह विधि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों और शिक्षाविदों पर प्रयोग की, जिससे उन्होंने सांख्यिकी आंकड़ा गणना की और कुछ निष्कर्ष निकाला। उन निष्कर्षों को आयोग ने 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जो कि 15 अध्यायों में विभक्त थी। अब आगे हम देखेंगे कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष। हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में जैसी भी शिक्षा चल रही है, जब तक कोई भी परिवर्तन हम लाना चाहते हैं या भी कोई भी नई चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए या परिवर्तन लाने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी जो पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, या फिर हमारी माध्यमिक शिक्षा या कोई भी शिक्षा है, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, अभी उनको देखते हुए ही हम आगे चीज़ों को परिवर्तित करते हैं। आयोग ने तत्कालीन शिक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी, उनके दोषों का निरीक्षण किया और उस समय की कमियां जो थी या फिर कह दीजिए कमजोरियां जो थी, उन दोनों को ढूंढने का प्रयास किया। और ढूंढने के पश्चात उन्होंने कुछ दोष पाए, उनकी चर्चा हम करते हैं। पहला हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। लगभग पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों की शैक्षिक योग्यता प्रदान करना न होकर केवल उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाने की अर्हता प्रदान करना मात्र रह गया है। आयोग ने यह पाया अपने निरीक्षण में कि जो माध्यमिक शिक्षा थी वो सिर्फ एक प्रमाण पत्र ही प्राप्त करने तक सीमित रह गई थी, कि हम आगे एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले लें, बस इतने तक ही सीमित रह गई थी। उन्होंने दूसरा दोष ये पाया कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक जीवन से कोई संबंध नहीं है।
आयोग ने अपने निरीक्षण में पाया कि जो भी उस समय की माध्यमिक शिक्षा चल रही थी हमारे समाज में, वो ना ही व्यवहारिक रूप से कुशल बना रही थी बालकों को, ना ही उनमें समझ को डेवलप कर रही थी। क्योंकि जब तक जो शिक्षा है वो हमें अंदर से व्यवहारिक रूप से कुशल नहीं बनाएगी, या ये कहिए कि हम खुद की समझ जब तक नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम कोई बात क्या सही है क्या गलत है इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। और चूँकि शिक्षा का कार्य ही यही है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार चीज़ों को देखें, समझें और जानने का प्रयास करें, और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं पाई जा रही थी। दूसरा बिंदु था कि माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में अक्षम है। यह संकीर्ण, एकांगी तथा अनुपयोगी है। आयोग ने यह पाया कि माध्यमिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम लगा हुआ था, जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। या ये कह सकते हैं कि हम शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है कि हम सबसे पहले बालक को केंद्र बिंदु मानते हैं। बालक को केंद्र बिंदु मानने के पश्चात ही हम उन सब चीज़ों को लाने का प्रयास करते हैं बालक में, जो कि हमारे उसके भावी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। जैसे कि उसका व्यक्तित्व हो गया, और वो समाज में किस तरह लोकतंत्री नागरिकता कैसी है उसकी, वो समाज में खुद को कैसे स्टैंड कर पा रहा है, वो अपने लिए कैसा व्यवसाय चुन रहा है, वो किस प्रकार का नेतृत्व कर रहा है, अपने परिवार को किस तरह चला रहा है, और जो उसका नैतिक विकास है या कह दीजिए चारित्रिक विकास है, तो एक शिक्षा के माध्यम से ही ये विकास आता है। और आयोग ने ये दोष पाया कि जो हमारी शिक्षा चल रही थी वो इस तरह की नहीं थी जो बच्चों में इन गुणों को डेवलप करे। यह संकीर्ण, एकांगी और अनुपयोगी, यानी कि ये बहुत ही जब हम पहला बिंदु ये देखते हैं कि यहाँ केवल प्रमाण पत्र के लिए काम पढ़ रहे हैं, तो संकीर्ण होगी। जब हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहे, तो संकीर्ण ही होगी, एकांगी होगी, और अनुपयोगी, उपयोगी नहीं होगा। जब हम पढ़ ही नहीं रहे तो उपयोग क्या होगा उसका। अब आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य विषय है हमने, और जो कि ये ब्रिटिश शासन के टाइम पर लाया गई था। ये शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो ब्रिटिश कालीन दी हुई थी, तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा का होना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए लाई गई, वो लेकर आ रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा तो रखेंगे ही। तो ये सबसे बड़ा दोष था कि मातृभाषा न होकर अंग्रेजी भाषा बच्चों को सिखाई जा रही थी। और कुछ स्थानों पर शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी भाषा ही था। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में जैसे कई बोलियां हैं, कई भाषाएं हैं, हम उनको भी रिलेट करके पढ़ाते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि अंग्रेजों ने ज़्यादातर राज्यों में अंग्रेजी को ही महत्व दिया था, अंग्रेजी को ही जोर देने का प्रयास किया था, और कई विद्यालयों में ऐसा था कि अंग्रेजी ही ज़्यादा पढ़ाई जा रही थी। इसके बाद कक्षाओं में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे शिक्षक शिष्य संबंध में निकटता की संभावना कम हो गई है। क्योंकि डिग्री लेने या प्रमाण पत्र लेने के लिए काम कर रहे हैं, तो पूरी क्लास पूरी भर जाएगी। जब पूरी भरी हुई क्लास होगी तो क्या जो शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध है वो कभी भी एक कहते पिता और पुत्र तुल्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब एक क्लास में हम, जैसे कि जब भी हम अध्ययन करते हैं या पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चों से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जान सकें कि जो बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या फिर वो हमारी चीज़ों में, हमारे अध्ययन विषय में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों का अपनी कक्षा में ध्यान दें। और चूँकि उस समय ये नहीं हो पा रहा था, कक्षाएं पूरी फुल थी, और शिक्षक और शिष्य के बीच का जो संबंध था वो काफ़ी कम हो गया था, बिल्कुल न्यूनतम हो गया था। अगला बिंदु है शिक्षण विधियाँ
अव्यावहारिक तथा दोषपूर्ण है। यह छात्रों की अध्ययन में रुचि जागृत नहीं करती। जो उस समय में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था, आप सभी जानते हैं कि व्याख्यान विधि केवल कहते हैं कि वन वे प्रोसेस होता है, कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, केवल शिक्षक बोल रहे हैं और छात्र सुन रहे हैं। तो जब ये प्रक्रिया होती है, शिक्षक की ये विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये विधि काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए और भी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उस समय जो विधि चल रही थी उसके अनुसार ये बच्चों में रुचि जागृत नहीं कर पा रही थी। अगला बिंदु है परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिसके द्वारा छात्रों की वास्तविक योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उस समय की जो परीक्षा प्रणाली थी वो दोषयुक्त पाई गई, और जिसके द्वारा जो बालक है उसका जो मूल्यांकन था वो सही रूप से नहीं हो पा रहा था। ये सबसे बड़ा दोष कह सकते हैं, क्योंकि जब एक बालक है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा ठीक से, और फिर हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो वो भी एक फॉर्मेलिटी के रूप में प्रयोग हो रही थी कि बच्चे को सिर्फ पास कर दिया जाए ताकि वो आगे दूसरी कक्षा में प्रवेश ले सके। तो ये भी दोष पाया गया। अगला बिंदु है छात्रों का लक्ष्य किसी प्रकार से परीक्षा उत्तीर्ण करना मात्र था। जैसा कि पहला बिंदु देख चुके थे कि उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले और शिक्षा ग्रहण करने का कोई उद्देश्य नहीं था। माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पे आज हम क्या करते हैं, हम अपनी कक्षाओं को रोचक बनाने के लिए कई चीज़ों को क्रिएटिविटी को लेकर आते हैं, और पाठ्य सहगामी क्रियाएं और खेल कूद जैसे और सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे कई चीज़ों को लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम बच्चों को अपनी एजुकेशन से, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर सकें, बच्चे जुड़े। लेकिन उस समय क्या था कि बच्चों को ऐसा जोड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा था, और ना ही कोई पाठ्य सहगामी क्रियाएं लगाई गई थी जो बच्चे उस पर ध्यान देते। बच्चों के लिए आकर्षक कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था जो बच्चे अध्ययन में रुचि ले सके। अगला बिंदु है योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, जिससे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। उस समय की ये शिक्षा प्रणाली जो थी, उस समय शिक्षक भी अधिक नहीं थे, जो थे वो सिर्फ धनाढ्य या ये कहिए कि गुरुकुल ब्राह्मण वर्ग से ही जुड़े हुए कुछ शिक्षक ही थे, या ये कहिए कि अंग्रेजी ब्रिटिश शासक जो शिक्षकों को लेकर आ रहे थे वही शिक्षक थे, और चूँकि शिक्षकों की कमी थी तो अच्छी योग्य शिक्षा नहीं दी जा पा रही थी। ये कमी थी योग्य एवं शिक्षकों की कमी थी, इस वजह से शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही थी, और जब शिक्षा अधिक अच्छी नहीं मिल पाएगी तो शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर पाए। तो जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जब हम एक कहते क्लास में जब भी माध्यमिक शिक्षा जो भी हो, मतलब बच्चों को अपनी क्लास से जोड़ने के लिए, या ये कहें कि शिक्षक जब होंगे, जब कहते एक से भले दो, हम ये कहावत सुनते हैं, तो जब आपके पास एक व्यक्ति होगा तो सिर्फ एक ही दिमाग लगेगा। अगर एक से भले 4 लोग और होंगे तो अलग अलग कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे ही, क्योंकि जब नई चीज़ें निकल के आएंगी तो हम भले ही न्यूनतम स्तर पे काम ना कर रहे हो या कर रहे हो, थोड़ा सा भी काम कर रहे हो, तो शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका दिमाग अपने आप काम करने ही लगता है कि कुछ ना कुछ, क्यों ना हम अपनी चीज़ों को कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करें, या कुछ अच्छा विचार करने की कोशिश करें, कुछ नया लेकर आए अपनी चीज़ों में। अगला बिंदु था समय सारणी छात्रों की
ये त्रुटि हो गई है। समय सारणी छात्रों की को दृष्टि में न रखकर विद्यालयों की सुविधा विद्यालय संचालकों की सुविधा के अनुरूप बनाई जाती है, जिससे शिक्षण कार्य समुचित तरीके से नहीं हो पाता है। जो शिक्षा उस समय चल रही थी वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चल रही थी। उस समय विद्यालय जो थे वो सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि प्रमाण पत्र देना है। ये मैं लाइन बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इतना सोचने लगते हैं कि नहीं हमें प्रमाण पत्र ही लेना है, तो हम इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हम इन चीज़ों से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, ना हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, ना ही तो एक छोटी सी चीज़ कितनी चीज़ों को प्रभावित करती है हम ये देखते हैं कि जब हमने अपनी मानसिकता ये बना ली है कि हमें सिर्फ प्रमाण पत्र ही प्राप्त करना है, तो ना ही हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जोड़ पा रहे हैं, ना ही हम जो हमारी शिक्षक परीक्षा प्रणाली है उसको अच्छे से जोड़ पा रहे हैं, और जो उसी से रिलेटेड जो हमारी समय सारणी है वो हम अच्छी नहीं बनाएंगे, या सिर्फ फॉर्मेलिटी ही होगी कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी समय पढ़ाया जा रहा है, और जो विद्यालय प्रबंधन है वो सिर्फ अपने अनुसार ही कार्य करेगा कि हमें जो असुविधा ना हो उसके अनुसार हम अपनी समय सारणी को लगा रहे हैं। किसी भी समय पढ़ा रहे किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को मतलब एक क्रम लगाया जाता है। हम ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट, गणित के बाद हमेशा दूसरा टफ सब्जेक्ट ही नहीं लगाना है, दूसरा नॉर्मल सब्जेक्ट लगाना है। तो हम आज की शिक्षा प्रणाली के अनुसार जो हमारी समय सारणी होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। हम बच्चों को कहीं ना कहीं अपने विषय से जोड़ने का अधिक प्रयास करते हैं, और उस समय ये सबसे बड़ी कमी थी कि जो विद्यालय प्रबंधन था वो समय सारणी को अच्छा रोचक नहीं बना रहा था, और जिससे कि संचालन जो था वो जो भी था वो सिर्फ अपने अनुसार था, सिर्फ खाना पूर्ति ही हो रही थी, जिससे शिक्षण कार्य समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा था। और जब समय सारणी अच्छी नहीं होगी तो शिक्षण कार्य जाहिर सी बात है कि वो अच्छा नहीं होगा। अगर गणित और विज्ञान विषय दोनों एक साथ ही लगा दिए जाएंगे कि ये क्रमवार लगे हुए हैं, तो जो एक शिक्षक गणित का भी शिक्षक है और वही विज्ञान का भी शिक्षक है, तो दोनों जब लगे हुए हैं लगातार, तो एक शिक्षक बोर हो जाएगा कि अभी हमने एक कक्षा ली है, उसके तुरंत बाद फिर एक कक्षा लेनी है, तो दोनों कक्षा, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पाठ्यक्रम वो जो कक्षाएं हैं वो निरस्तापूर्ण हो जाती हैं, निरुक्त हो जाती हैं। अगला बिंदु है शिक्षकों की ओर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण उनमें निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। तो जब हम शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, जो स्थिति जैसी थी वैसी ही चल रही थी, तो शिक्षकों के अंदर भी ये चीज़ निरस्ता आ जाती है कि जब और शिक्षक है नहीं, हम केवल पूरी क्लासें लिए जा रहे हैं, हम सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर रहे हैं, तो हम कहाँ तक कितनी चीज़ों को देखेंगे। या एक विद्यालय में सिर्फ 2 ही शिक्षक होंगे, तो शिक्षक या शिक्षिकाएं होंगी, तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी ही करना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पर। और चूँकि हमारा उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था कि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, पिछड़ापन था, अंधविश्वास फैला हुआ था, कुप्रथाएं फैली हुई थी, तो जो हमारा समाज है वो इन चीज़ों को भी तो देख रहा था कि विद्यालय कैसा है, कैसी शिक्षा दी जा रही है, तो इन चीज़ों में वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें जब वहाँ पे शिक्षा ही नहीं दी जाती है। ये अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना जो मुदालियर आयोग ने संकल्पना एक तैयार की थी, वो संकल्पना ये थी कि जो हमारी शिक्षा होती है, माध्यमिक शिक्षा होती है, ये हमेशा दो बिंदुओं से मिलकर ये कहिए कि उसके बीच उसके पहले भी एक कक्षा होती है जो कि प्राथमिक होती है, प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद भी एक शिक्षा होती है जो कि उच्च शिक्षा है। तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो हमेशा वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा बच्चे को दे दी गई है तो माध्यमिक दी ही जाएगी, क्योंकि माध्यमिक देने के बाद ही उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। और
अगर माध्यमिक दी जाएगी उसके बाद ही उच्च दी जाएगी, तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो कड़ी का काम कर रही थी उस समय, अभी भी कार्य करती है। प्राथमिक शिक्षा उस समय प्रायः 5 से 10 या 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होती थी। ऐसा उन्होंने संकल्पना तैयार की। जो पहले की थी माध्यमिक शिक्षा वो थी कि 12 से 17 वर्ष की थी, और अब जो नई संकल्पना तैयार की गई थी उसमें ये दिया रेड हुआ यूं था यूं कि करके लगाती हो ना तो नहीं लग पाती है, तब वो गिर जाती है, ऐसे नॉर्मल रख। यस कुछ नहीं दर्शिका, कंटिन्यू करो बेटा। ओके मैम, ओके मैम। तो प्राथमिक शिक्षा 5 से 10 या 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ही थी, और इस आयु में बालक का शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से परिपक्व हो जाते हैं। सोचने समझ कहीं ना कहीं वो अपने बारे में समझने की या अपने माहौल समाज को समझने का प्रयास करने लगता है कि हमें कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसा क्या समझना है, क्या करना है। इन सब चीज़ों के लिए वो थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, होने लगता है परिपक्व। और जो उस इसी कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा को हमेशा रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे बच्चों के लिए ये जो निर्माण काल है वो यहीं से तैयार हो रहा होता है। जो कहते हैं प्राथमिक शिक्षा जो थी वहाँ तो बच्चों को खेल कूद करके समझाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा है वहाँ पे आके एक बच्चा है जो अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करता है। वहाँ पे अपने उसके विचार नए नए तैयार होते हैं, उसके दोस्त तैयार होते हैं, उसका एक समाज तैयार होने लगता है, वो किस व्यवसाय को चुनेगा ये चीज़ें तैयार होने लगती हैं। तो जो बालक है उसके उसके जो पाठ्यक्रम को है वो रुचिकर बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि जब भी वो रुचि लेगा तो वो कहीं ना कहीं स्व अध्ययन करने की कोशिश करेगा। जो स्व अध्ययन होगा तो बालक का जो विचार है वो खुद में डेवलप होने लगेगा। तो जो आयोग ने शिक्षा दी उन्होंने दिया कि जो पाठ्यक्रम होगा वो रोचक एवं खेल प्रदान होगा, जिससे कि जो हमारी शिक्षा है वो बोझिल नहीं होगी, वो रोचकता लाएगी और बच्चों को, जो बालक है उनको आकर्षित करने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि जो आयोग के समिति और जो शिक्षाविद थे उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में बच्चे के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए जोर दिया था कि बच्चे का जो बस्ता होना चाहिए वो बोझ नहीं होना चाहिए। कम से कम किताबों पुस्तकें होनी चाहिए जिससे कि बच्चा उसमें रुचि ले, ना कि बोझ लेकर वो चीज़ों को काम करे। आगे इसके बाद लगभग 12 वर्ष के मध्य हो जाती है जब ये माध्यमिक शिक्षा जब बालकों को दी जा रही होती है, तो उसमें लगभग जो आयु होती है बालकों की वो 12 से 18 वर्ष के मध्य हो जाती है। और उस समय बालकों को 100% शारीरिक फिट होना चाहिए। इस पर भी हमें मतलब हमारी जो संकल्पना है उसके अनुसार ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, कि जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो वो अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे, और अच्छी चीज़ों को जब वो समझेंगे तो उनकी बुद्धि विवेक भी काम करेगा। और जब ये अब कहते हैं कि एक क्रम होता है, जब वो क्रम चलता रहता है तो हर चीज़ें बहुत अच्छी रूप से समाज में निकल कर आती हैं। जब बालक जब बालक का शारीरिक विकास अच्छा हुआ होगा, जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। और कहीं कुछ ना कुछ प्रतिशतता कम हो सकती है, कि हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो आंकड़ा देखा जाता है वो हम हमेशा यही देखते हैं कि शरीर अगर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ ही होगा। इसके बाद जब मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी विचारधारा, उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और वो समाज को अच्छा समझने का प्रयास करेगा, समाज के लोगों को समझने का प्रयास करेगा, एवं जो उसका बौद्धिक विकास है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हर चीज़ को वो अच्छे से समझ रहा है, जान रहा है, अपने समाज को अच्छे से देख रहा है, तो उसका बुद्धि विवेक जो है वो हमेशा बढ़ेगा ही, वो और अच्छे से समाज में खुद को लाने का प्रयास करेगा। आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें उसने कहा कि हमें अपने मन में यह पूर्ण निश्चित सिद्धांत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है।
यह मात्र एक तैयारी करने वाली शिक्षा नहीं है। यह शिक्षा को प्राप्त करने लेने के बाद छात्र इस स्थिति में होता है कि यदि वह चाहे तो जीवन की उत्तरदायित्व पूर्ण कर्म भूमि में उतर सकता है और जीवन निर्वाह के लिए कोई उपयोगी व्यवसाय ग्रहण कर सकता है। आयोग ने अब जो भी प्रश्नावली विधि प्रयोग की और साक्षात्कार विधि प्रयोग की, इन विधियों के प्रयोग के माध्यम से उसने देखा कि जो बालक है वो इस आयु में 12 से 18 वर्ष जो आयु होती है उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी हो चुके होते हैं, हो रहे होते हैं, या ये कह सकते हैं। और समझ तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए, ये हमारी समझ है कि हम अपने बालक को कैसे देख रहे हैं, कि हम जब तक हम समझेंगे नहीं अपने बालक को कि उसका विकास कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो पूर्ण इकाई के रूप में है, तो उसी वही वो समय है जिसमें बालक का सभी तरह से विकास भी हो पा रहा है और वो अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को भी समझ रहा है। अब और अपने जीवन में वो किस प्रकार कार्य करेगा वो इन चीज़ों को भी समझ पा रहा है, और जीवन में जो उसे अपना लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करना है, वो उसे कौन सा व्यवसाय चुनना है। हमारी संकल्पना के अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं कि हम अपने जो हमारी शिक्षा है, कोई भी नीति आयोग जो भी कुछ है, वो सब हमारे बालक के लिए को ध्यान में रखकर ही लाया जा रहा है। तो जब तक हम बालक को ही केंद्र बिंदु नहीं मानेंगे, उसी को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम अपनी चीज़ों में और क्या परिवर्तन ला सकते हैं। और बालक है तो बालक के साथ शिक्षक भी है। बालक के अंदर जो भी परिवर्तन आएगा वो एक शिक्षक के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि शिक्षक ही उसे तैयार कर रहा है। अभी तो आयोग ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपने बालक को हमें इस तरह समझ लेना चाहिए कि वो ये जो निर्माण काल है, जो 12 से 18 वर्ष की आयु का काल है, जो माध्यमिक शिक्षा उस समय दी जा रही, तो माध्यमिक शिक्षा की जो चीज़ें लानी चाहिए, जो पाठ्यक्रम लाना चाहिए, वो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप ये देखिए कि हम उस समय या जो आयु होती है इसमें व्यवसाय भी हम चयन कर लेते हैं, हम ये भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम किस अपने जीवन को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें बालक में कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। कुछ ही बालक ऐसे रहते हैं जो नहीं सोच पाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन बाकी 99% सभी ये समझ जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब हम आगे बात करें कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। जो आयोग था उसने माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या क्या उद्देश्य रखे, कि बालक में कौन कौन से परिवर्तन आने चाहिए, जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। आयोग ने छात्रों में व्यक्तित्व विकास को बहुत ही अधिक महत्व दिया है, क्योंकि अगर छात्रों में व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो सबसे पहले कहते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट। तो एक बालक के अंदर जब उसका व्यक्तित्व डेवलप नहीं होगा तो फिर वो हर जगह हेजिटेट होगा, वो अपनी बात कहने में डरेगा, वो अपनी थॉट को किसी के सामने रखना नहीं चाहेगा, अपनी विचारधारा को बताना नहीं चाहेगा कि वो किस तरह का सोचता है, किस तरह का काम करना चाहता है, और अपने सहपाठी या अपने शिक्षक के लिए कैसी विचारधारा रख रहा है। तो जब तक उसका व्यक्तित्व संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक वो और भी आंतरिक जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उनका भी विकास नहीं होगा। जब वो कहते हैं जब इंसान बोलता है तो उसकी बातें समझ में आती है कि वो कितने लेवल तक पहुंच पाया है। तो बोलने से पहले जब वो खुद में व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुका होगा, तो उसका जो विकास है वो दिखाई पड़ेगा। और वाणी से ही पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो कितना डेवलप है, कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, कितना ज्ञानी है, कितना अज्ञानी है। ये सब चीज़ें तभी पता चलती है जब एक व्यक्ति बोलता है। जब
बोलता तभी है जब उसका व्यक्तित्व विकास हो चुका होता है, क्योंकि जब तक व्यक्तित्व विकास नहीं होता है तब तक प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका बोलने में डरता है और हेजिटेशन होता है, वो बोल नहीं पाता है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे रखें, कहाँ रखें और किस प्रकार से रखें कि सामने वाले को चीज़ें बुरी भी ना लगे, शिक्षक को चीज़ें बुरी ना लगे, अपने सहपाठियों को बुरी ना लगे। तो इस तरह जो व्यक्तित्व विकास है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एक बालक के जीवन में। अब हम आगे बात करते हैं आधुनिक लोकतंत्र की नागरिकता का विकास। आधुनिक युग जो है वो लोकतंत्र का युग है, इसलिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा द्वारा बालकों में विश्व प्रचलित लोकतंत्री सिद्धांतों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा। आयोग ने यह लक्ष्य रखा कि जो बालक है, जो हमारा जो भारत है वो लोकतंत्र है, मतलब जो यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो लोकतंत्र है, मतलब लोगों को महत्व दिया गया है। तो जो लोग कौन होते हैं, जो बालक होते हैं, जो नागरिक है, वही लोग हैं। तो जब तक बच्चे का या कह दीजिए एक नागरिक का विकास नहीं होगा तब तक वो हम समाज में क्या स्थापित करेगा, वो आधुनिकता को क्या ग्रहण करेगा जब वो विकसित स्वयं में विकसित नहीं है। ये लक्ष्य रखा कि जो हम बालक को अपनी विकासशील धारा में लाने के लिए कई उसको जागरूक करेंगे, शिक्षा देंगे और जब शिक्षित होगा तभी वो इस क्रम में आगे बढ़ पाएगा, वो विकासशील जो मार्ग है जो उस पर चल पाएगा, एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत आयोग ने कहा था कि छात्रों को समानता, सहयोग, धैर्य, सहनशीलता, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, प्रेम, न्यायप्रियता और समाजवाद की शिक्षा दी जानी चाहिए। आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि जो अब कहते हैं हमारे समाज में रहने के लिए, हमें जीने के लिए चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती हैं कि हम अपने छात्रों में जब कुछ ऐसे सिद्धांत जो डेवलप करेंगे तो वो समाज के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि छात्रों में समानता होनी चाहिए, जहाँ अपने बालकों को ये बताएंगे कि नहीं, हम एक सभी को समान दृष्टि से देखना है, सभी में कोई भेदभाव, ऊंच नीच या जातिवाद का भेदभाव नहीं करना है, हमें समानता रखनी है सभी के लिए। तो ये जब हम उनको शिक्षित करेंगे तभी ये उन्हें ये समझ आएगा या उनके अंदर ये समझ डेवलप हो पाएगी कि छात्रों को या बालक को किस तरफ सोचना है, क्या विचारधारा रखनी है। उसी सिद्धांत में एक सहयोग की भावना। अब आज हम देखते हैं कि आज के विद्यालयों में कि जो बच्चे हैं उनकी शेयरिंग एंड केयरिंग चीज़ें सिखाई जाती हैं। आज हम काफ़ी डेवलप हो चुके हैं उस टाइम से आज इस टाइम में, कि आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं शेयरिंग एंड केयरिंग की, हम शेयर भी करेंगे और केयर भी करेंगे। यही सहयोग की भावना माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उस समय रखी कि हम अपने बालकों में सहयोग की भावना को डेवलप करेंगे। धैर्य का ये सेंस हो गया कि हम अपने बालकों में वो धैर्य लाने का प्रयास करेंगे कि जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक वो ना ही किसी व्यक्ति की बात को सुनेगा, ना समझेगा। और कहते हैं कि जब व्यक्ति में या किसी बालक में धैर्य होगा तभी वो टीचर की बात सुनेगा, अपने अभिभावक की बात सुनेगा। यह गुण होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ये सभी में होना चाहिए, एक शिक्षक में भी होना चाहिए और एक बालक में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निर्माण कर रही है अपने बालकों में। तो धैर्य जो गुण है वो बहुत ही आवश्यक है। धैर्य से ही वो अपनी जब दूसरों की बात सुनेगा, समझेगा, तभी वो जान पाएगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। कभी कभी तत्कालीन जो परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि तुरंत उत्तर निकल जाता है, जबकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमें धैर्यपूर्वक उनमें कार्य करना होता है कि जब हम धैर्य बनाए रखेंगे 1 बजे से मैं क्लास लूंगी, कल लीजिएगा क्वेरीज। ओके मैम। नहीं, आपसे नहीं कह रही हूँ मैं,
आपसे नहीं कह रही हूँ मैं, आपको भी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आप उनको फॉलो कर लीजिए बेटा। यस मैम। हम्म। तो बालकों में हम धैर्य का गुण भी डेवलप करते हैं, सहनशीलता सहनशीलता को भी हम डेवलप करने का उद्देश्य रखते हैं, और धर्मनिरपेक्षता कि हम किसी जाति धर्म को नहीं टारगेट करेंगे, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा होगा कि हम धर्मनिरपेक्ष बनेंगे। हम अब एक सब न्याय न्याय कह दीजिए और भाईचारा की भावना कह दीजिए। तो जब हम इन चीज़ों को डेवलप करेंगे अपने बालकों में, तो वो धर्मनिरपेक्ष बनेगा ही, किसी भी धर्म के विषय में बात ही नहीं करेगा। वो सिर्फ एक समाज, एक एक कहते हैं कि एक विकास के लिए बात करेगा, वो अपने देश के लिए बात करेगा, वो जाति और धर्म को नहीं लाएगा। और प्रेम भी, जब भाईचारा की भावना होगी तो प्रेम भी उत्पन्न होगा। प्रेम, वो सभी का सम्मान करेगा, सभी न्यायप्रिय बनेगा, सभी को एक ही समान दृष्टि से देखेगा। उसके अंदर जो समाजवाद की शिक्षा है वो भी दी जानी चाहिए। ऐसा आयोग ने प्रस्तुत किया। अब अभी तक के जितने भी बिंदु डिस्कस हुए हैं, क्या किसी को कोई क्वेरी है? ये हम इंसानों में थोड़ा सा डिवीजन अलग अलग तरीके से किया हुआ है, सभी धर्म एक ही बात करते हैं। ये सब क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, ऐसा दर्शिका, जितना आपने पढ़ाया बेटा, आप उस पर क्वेरीज ले लीजिए। हाँ मैम, मैं क्वेरी ले, किसी को कुछ पूछना है इतने में? दर्शिका, तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है, आज आ रही थी। ओके मैम, वहीं पे बता देती। ओके। मैंने कहा क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसलिए आप। ओके मैम, अभी ठीक आ रही? हाँ ठीक है। हाँ, कल एक्चुअली मैं बहुत चिल्ला के बोल रही थी, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, इसलिए कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे लगता है अभी तक तो ये जो भी चीज़ें थी वो नॉर्मल ही चल रही थी। हम लोग काफ़ी सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे, तो अगर कोई उत्पन्न हो रही हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल आगे बढ़ते हैं। दर्शिका, आज आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था। आपके बोलने से ज्यादा मुझे तो आवाज क्लियर आ रही थी, शायद कुछ स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर ना आ रही हो, लेकिन आवाज मैम क्लियर थी। हाँ, मेरे को भी आवाज क्लियर थी, बट धीमी आ रही थी। एक्चुअली ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है ना मैम, इस वजह से शायद हो गया होगा। मैम आवाज अच्छा। क्लियर भी थी, ठहराव भी था मैम शब्दों में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन जरा सा एक चीज की कमी ये है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा बार बार गला साफ ना करो पास में, क्योंकि एक गिलास पानी रख करके बैठो, उसका यूज कर लो, है ना। यस, और हाँ, पीपीटी प्रेजेंटेशन से ज्यादा पीपीटी जो बनी हुई है वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत पीपीटी आपने बनाई है, दैट्स वेरी गुड। और इसके बाद का जो है हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।